हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुस्टेशन एकेडमी। तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि क्लास 6 और 7 के हर चैप्टर का वन शॉट हम हर दिन अपलोड करेंगे ताकि एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ हम ये इंश्योर करेंगे कि हर चैप्टर से जो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी साथ साथ में कवर कराया जाए, ताकि इसके अलावा इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको दूसरा कुछ और दोबारा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है हीट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। इमेजिन करो कि आप एक पार्क में हो और वहां पे दो बेंचेस लगे हुए हैं। इट्स हॉट समर डे और आप पार्क में गए, वहां पे दो बेंचेस थे। एक लकड़ी की बेंच थी वुडन, और एक दूसरी लोहे की बेंच थी आयरन। तो हमारा मन तो करता है कि हम भाग के सबसे पहले लकड़ी की बेंच पे बैठे, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि दोनों में से एक्चुअल में टेम्परेचर किसका ज्यादा है, लकड़ी की बेंच का या लोहे के बेंच का? अगर आप इसका आंसर अपने मन में दे चुके हो तो आप साथ साथ में सोचने की भी कोशिश करना कि उसका रीजन क्या होगा। तो पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर को, और लास्ट में इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। हम सब डेली लाइफ में कुछ और बनाना जाने ना जाने मैगी जरूर बनाना जानते हैं। तो जब मैगी बनाने के लिए हम पैन को गैस स्टोव पे रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि स्टोव की हीट पैन में चली गई, और वापस से जब उसको वापस से उतार के साइड पे रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो जाता है। यानी कि जो पैन की हीट है वो वापस से सराउंडिंग्स में चली गई। इससे हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हो ना हो जो हीट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। भैया हीट तो बता दिया, पहले फील तो करे कि हीट होता क्या है। तो अपने डे टू डे लाइफ में कभी हम ठंडी आइसक्रीम खाते हैं तो कभी गरम समोसा खाते हैं, कभी हमें गरम गरम चाय पीने का मन कर जाता है। तो ये जो हॉटनेस या कोल्डनेस है उसको डिफाइन कैसे कर पा रहे हैं हम कि कौन सी ऑब्जेक्ट गर्म है, कौन सी ऑब्जेक्ट ठंडी है, इसका अंदाजा हम कैसे लगा पा रहे हैं? आपने कभी देखा होगा कि कोई लोग बहुत गरम गरम चाय पी जाते हैं और कोई लोग है कि चाय को ठंडी होने के बाद पीते हैं। मतलब वही चाय किसी को ज्यादा गर्म लग रही है और किसी को कम गर्म लग रही है। या फिर अगर मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को छू के बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है, तो क्या हम अपने हमें अपने टच सेंस पे भरोसा कर लेना चाहिए? लेट्स से इस एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें फील होता है क्या वो उतना ही गर्म है, या फिर हम उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करने के लिए कुछ और ढूंढना चाहिए। तो लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर में हॉट वाटर है, दूसरे कंटेनर में कोल्ड वाटर है। ये 40 डिग्री सेल्सियस है, ये 5 डिग्री सेल्सियस पे है, और हमने इन दोनों में से कुछ पानी मिला के एक नया कंटेनर में 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी को मेंटेन किया हुआ है। अब अगर मैं इस आइस कोल्ड वाटर में हाथ डुबा के रखूं और कुछ देर तक इस हॉट वाटर में हाथ डुबा के रखूं, दोनों को साइमल्टेनियसली, और फिर दोनों हाथ को निकाल के एक साथ अगर अपन इस 20 डिग्री वाले कंटेनर में हाथ डालेंगे, तो हमारा वो हाथ जो 5 डिग्री वाले से होके आया है उसको यही 20 डिग्री बहुत गर्म फील होगा, और वो हाथ जो 40 डिग्री से होके आ रहा है इसको वही 20 डिग्री ठंडा फील होगा, स्मूथ फील होगा। तो इससे पता चलता है, इसका मतलब यह है कि हम जो फील करते हैं कि अभी बहुत ज्यादा गर्म कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, ये जो हम टच से फील करते हैं वो बस हमारी एक फीलिंग है, हमारा एक सिग्नल जो ब्रेन को जा रहा है। एक्चुअल में कौन सी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसको मेजर करने के लिए हम टच पे रिलाई नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया। हम सब बचपन में कभी ना कभी बीमार जरूर हुए होंगे, और जब बीमार होते थे तो मम्मा हमें एक हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर किया करती थी एक डिवाइस से जिसका नाम हम सब जानते हैं, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर को डिफाइन कैसे करते हैं? अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। वो डिवाइस जो टेम्परेचर, और ऐसा नहीं है कि जो थर्मोमीटर हम बचपन से देखते आ रहे हैं वही एक थर्मोमीटर है, और भी थर्मोमीटर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, लेकिन मोस्ट कॉमनली थर्मोमीटर जो हमारे आसपास होते हैं, एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है,
क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है और इसका रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में मेजर करें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? दे आर द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे कि मास को मेजर करते हैं केजी से, वॉल्यूम मेजर करते हैं लीटर में, उसी तरह टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस या तो डिग्री फ़ारेनहाइट या तो केल्विन में। और लगभग हमें पता है कि हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स को यूज किया जा सकता है। जैसे कि लेंथ को हम मीटर में भी यूज करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, मिलीमीटर में भी मेजर करते हैं। वैसे ही टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं एंड केल्विन में मेजर करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। एंड डिग्री से ये जो हमारा थर्मोमीटर है जो कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर पा रहा है, इसका मतलब है 35 डिग्री का मतलब है अगर हम फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट के अप्रोक्सीमेट आएगा। और जो 42 डिग्री सेल्सियस है वो 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच आएगा। यानी कि अगर अब हमसे कोई पूछेगा कि थर्मोमीटर किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक मेजर कर सकता है, तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस में आंसर करना होगा तो इट विल बी 35 टू 42 एंड फ़ारेनहाइट में मेजर करना होगा तो दिस विल बी 94 टू 108, approximately 108 डिग्री सेल्सियस यू कैन से, और अदरवाइज टू बी मोर प्रिसाइज इट्स 107.6 डिग्री। एक और थर्मोमीटर होता है विच इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो हम लैब्स में यूज करते हैं, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कोई एक टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें चाय बनाना है और तो एक हायर टेम्परेचर चाहिए होता है। जब उसको हम हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तभी तो चाय पत्ती घुल के कोई और कलर और कोई और टेस्ट लेके आती है। यानी कि चाय बनने के लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। हमने पढ़ा हुआ है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में क्लास 6 में कि केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। यानी कि चाय बनना इज अ केमिकल रिएक्शन, इज अ केमिकल चेंज। तो चाय बनने के लिए भी तो एक टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो इसका मतलब है कि लैब में जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो तब उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर हम यूज करते हैं उसका नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। रिपीट आफ्टर मी, इट्स -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये याद रहेगा। अगला टॉपिक है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड का मतलब होता है कि किस वे में हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकता है। अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं तो हमारे पास कितने वेज होते हैं? हम बस से जा सकते हैं यानी कि रोडवे से जा सकते हैं, हम रेलवेज यूज कर सकते हैं, हम एयरवेज यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारा एक जगह से दूसरे जगह जाने का के अलग अलग तरीके, अलग अलग रास्ते होते हैं, उसी तरह हीट का भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अलग अलग रास्ते, अलग अलग वेज होते हैं। अब ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हीट जब भी ट्रैवल करेगा तो इट ट्रैवल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी, कि ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी पे जाने के लिए 3 वेज हैं जिसको हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बोलते हैं। एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन एंड तीसरा है रेडिएशन। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है और देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे ये कुछ फर्नेस है, चूल्हा है, इसमें आग लगा हुआ है और यहाँ पे अगर मैं एक रॉड लेके खड़ा हो जाऊं तो थोड़ी देर में मुझे पता है, और शायद हम सब ने ये फील किया हुआ है कि थोड़ी देर में ये रॉड पे हीट ट्रैवल करते करते यहाँ पहुंच जाएगी और मेरे हाथ में गर्म सा फील होने लगेगा। मतलब हुआ यूं कि यहाँ पे एक रॉड था और हमने हीट कहाँ दिया? सिर्फ इस एंड को। और जब ये वाला एंड, यहाँ के पार्टिकल्स पहले गर्म होने शुरू हुए, यानी कि यहाँ पे हीट ट्रैवल कर रहा था। अब जैसे ही अब हीट क्या करता है?
हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर वो एनर्जी का फॉर्म है तो वो एनर्जी यहाँ पे रॉड के पार्टिकल्स के पास चले गए और वो पार्टिकल तेजी से वाइब्रेट होने लगते हैं और फिर उसके बाद ये अपने बाजू वाले पार्टिकल को अपना हीट ट्रैवल करने लग जाते हैं। मतलब कि हर पार्टिकल की एक कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम कितना हीट अपने अंदर रख सकता है। हर पार्टिकल की एक मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो जैसे ही यहाँ के पार्टिकल मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो अपने पास वाले पार्टिकल को वाइब्रेशन के थ्रू हीट ट्रांसफर कर देते हैं और फिर ऐसे ही यहाँ के पार्टिकल गर्म हो जाते हैं और फिर यहाँ के पार्टिकल जब मैक्सिमम अमाउंट में गर्म हो चुके तो फिर ये अपने बाजू वाले को हीट ट्रांसफर करते हैं और फिर अपने बाजू वाले को। तो इस तरह से जब किसी पार्टिकल किसी आयरन रॉड के अंदर या फिर जब हम खाना बनाते हुए कभी करछी छूट जाती है कढ़ाई के अंदर तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर में करछी गर्म हो गई। तो यानी कि वो हीट कैसे ट्रेवल कर रहा होगा, सिमिलर वे में कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, उससे बाजू में। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो खुद मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बस वो अपने बाजू वाले को एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते जा रहे हैं। इस तरह के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं कंडक्शन। और ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे मटेरियल जो हीट को इजीली ट्रांसमिट कर देते हैं, इजीली ट्रांसफर करा लेते हैं, उनको बोलते हैं हम कंडक्टर या थर्मल कंडक्टर्स। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात नहीं हो रही है, ये थर्मल कंडक्टर की बात हो रही है। यहाँ पे करंट नहीं बल्कि हीट फ्लो कर रहा है। तो जब हीट फ्लो कर जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक एंड से दूसरे एंड तक, जिसमें पार्टिकल्स ने एक दूसरे को हीट दे दिया है, हर एक पार्टिकल ने एक दूसरे को हीट ट्रांसफर कराया है और कोई पार्टिकल खुद चल के नहीं गया है, ऐसे हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं कंडक्शन। सेकंड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से क्या मतलब है, जैसे अगर इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है और जब ये फर्नेस ऑन होता है तो ये पानी गर्म होना शुरू होता है। तो हम सबने ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर हमने कभी पानी को उबलते हुए हम देखते हैं तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ घूमते हुए नजर आते हैं हमें, कि ऐसा लगता है कि नीचे से कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर आ रहे हैं। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि चूंकि नीचे वाले पार्टिकल्स ने, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ने पहले हीट एब्जॉर्ब किया और वो हीट लेके, चूंकि जो हॉट वाटर होता है या जो हॉटर पार्टिकल्स होते हैं उनका वेट कम होता है, उनका मास कम होता है। तो जो हॉटर पार्टिकल्स हैं उनकी टेंडेंसी है वो हल्के हो जाते हैं, इसलिए वो ऊपर ट्रेवल करने लग जाते हैं, क्योंकि जो लाइट होगा वो ऊपर होगा, जो भारी होगा वो नीचे आएगा। तो चूंकि जैसे ही ये हॉट पार्टिकल यहाँ से ऊपर जाने लग जाते हैं, उस जगह को रिप्लेस करने के लिए कोल्डर वाटर नीचे आ जाता है और फिर से ये नीचे वाले पार्टिकल गर्म हुए और फिर से ये ऊपर चले गए और ये कंटिन्यूएशन में चलता रहता है जब तक कि सारा का सारा पानी गर्म ना हो जाए। बेसिकली एक बार फिर से समझ लो, अगर इसके अंदर ऐसे पानी भरा हुआ है तो सबसे पहले ये नीचे वाले पार्टिकल्स गर्म होंगे और फिर ये गर्म होके ऊपर की तरफ भागेंगे क्योंकि ये हल्के होते हैं, और इसको रिप्लेस करने के लिए ऊपर से कोल्डर वाटर यहाँ नीचे आ जाएगा और फिर ये गर्म होके फिर जब ये गर्म हो जाएंगे पार्टिकल तो ये फिर ऊपर जाएंगे। तो इस तरह से, जैसा कि हमने कंडक्शन में देखा था कि कोई भी पार्टिकल हीट को लेके खुद आगे नहीं भाग रहा था, वो अपने बाजू वाले को हीट देके जा रहे हैं। जबकि कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स हीट ले रहे हैं और हीट एनर्जी लेके ऊपर चले गए, फिर नीचे दूसरे पार्टिकल आए, वो हीट एनर्जी लेके ऊपर चले गए। और तो इसका मतलब है, और यूजुअली जो कन्वेक्शन है वो फ्लूइड्स में हो सकता है। फ्लूइड्स का मतलब है एनीथिंग विच कैन फ्लो। फ्लूइड्स का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो, यानी कि लिक्विड्स भी और गैसेस भी। तो यानी कि गैसेस भी ऐसे ही मूव करते होंगे। मतलब अगर मैंने एसी ऊपर चलाने के बजाय नीचे चला दिया होगा तो वो ठंडी हवा और नीचे चली जाएगी, कभी ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए हमने ऑब्जर्व किया है कि हमारे रूम में जो एसी लगा होता है यूजुअली ऊपर लगा होता है। क्यों? क्योंकि नीचे से जो हॉट एयर है वो कन्वेक्शन के थ्रू ऊपर चला जाता है
और उसको रिप्लेस करने के लिए ठंडी हवा यानी कि जो भारी है वो नीचे आता है। अगर किसी ने ऐसा सोचा कि चलो हम ना एसी एकदम यहीं लगा लेते हैं, ऊपर क्यों लगाना है, तो अगर हमने एसी नीचे लगा लिया तो उसकी हवा नीचे 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 जाएगी या सामने आएगी, ऊपर नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि वो भारी होते हैं और हमेशा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एनर्जी वेस्ट होगा। तीसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है रेडिएशन। कंडक्शन में हमने देखा कि पार्टिकल अपने बाजू वाले पार्टिकल को हीट ट्रैवल कराते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं, फिर वो अपने बाजू वाले को ट्रांसफर करता है और हीट ट्रैवल करते जाता है। और कन्वेक्शन में पार्टिकल खुद हीट को लेके खुद आगे जाता है, खुद ऊपर जाता है और उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरे पार्टिकल जो कोल्डर पार्टिकल्स हैं, जो भारी पार्टिकल्स हैं, वो नीचे आ जाते हैं और इस तरह से पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। तीसरा है रेडिएशन। तो सर्दियों में अगर कहीं पे ऐसे यहाँ पे आग जल रही है और अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है, तो अगर हम यहाँ खड़े होके कभी ऐसे आग के बाजू में ऐसे खड़े हो जाते हैं तो हमें गरम गरम फील होता है, मतलब हमें अच्छा फील होता है, उसकी हीट हमें फील होती है। तो उसकी हीट ना तो ये कंडक्शन है, क्योंकि कंडक्शन के लिए मुझे वहां एक्चुअल में कांटेक्ट करना पड़ेगा, हीट के कांटेक्ट में आने से ही ट्रांसफर हो पाएगा। और कन्वेक्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स हॉट हुए होंगे, गर्म हुए होंगे, वो एयर पार्टिकल ऊपर जाएंगे, ना कि इधर ट्रैवल करेंगे, है ना, क्योंकि लाइटर पार्टिकल तो ऊपर ट्रैवल करते हैं। तो फिर यहां बैठ के मुझे बिना किसी, ना तो कन्वेक्शन हो रहा है ना तो कंडक्शन हो रहा है, मैं इधर साइड में खड़े होकर अगर हीट फील कर पा रहा हूं, तो ये जो ट्रैवल है, ये जो इधर इधर हीट ट्रैवल कर रही है, इसको बोलते हैं हम लोग रेडिएशन। तो रेडिएशन के लिए कभी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, जैसे कि कंडक्शन के लिए मीडियम की जरूरत है। ये जो रॉड के इंटरनल पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहाँ पे मीडियम का काम कर रहे हैं हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। कन्वेक्शन के लिए पार्टिकल मॉलिक्यूल खुद ही हीट लेके मूव कर रहे हैं, मतलब अगेन मीडियम की जरूरत है। जबकि रेडिएशन के लिए अगर यहाँ पे पूरा वैक्यूम भी क्रिएट कर दिया जाता और तब भी मैं आग के बाजू में खड़ा होता तो मुझे हीट फील होता। और तभी तो सन से आने वाली रेज अर्थ तक पहुंच पाती है, क्योंकि बहुत सारा एटमॉस्फेयर के बाहर, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर बहुत सारी ऐसी जगह, ऐसा स्पेस है जहां पे कोई पार्टिकल नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, कोई एकदम खाली स्पेस है, फिर भी सन का हीट और लाइट दोनों हम तक पहुंच पाता है। तो ये जो सन की हीट हम तक पहुंच पा रही है सन से, उस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं, क्योंकि वहां ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें मीडियम की जरूरत ना पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। आई होप इट इज क्लियर कि रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है। एक बार वापस से एक एग्जांपल से तीनों को समझ लेते हैं। लेट्स से जब सन की लाइट, सन से हीट अर्थ पे पहुंचता है और हम एक रूम में बैठे हुए हैं, तो सन की हीट हमारे छत पे आई होगी, तो हमारे छत तक जो सन से हीट आई है वो किस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से आया होगा? तो रेडिएशन से आया होगा। बेसिकली अपने एटमॉस्फेयर तक तो कंप्लीट रेडिएशन से आ रहा है, तो सन से हमारे छत तक जो हीट आया वो रेडिएशन से आया। और उसके बाद अगर बाहर वाले छत के ऊपर वाले सरफेस पे सनलाइट आ रही थी, तो नीचे वाला सरफेस भी हीट हो जाता है और दीवार के अंदर अंदर भी, अगर हम कभी गर्मियों में ऐसे दीवार टच करते हैं तो वो हमें गर्म फील होता है, हॉट फील होता है, छत भी गर्म फील होता है। तो यानी कि जो स्लैब के अंदर हीट ट्रैवल कर रहा है, ये अपना छत है, यहां से सन से हीट पहुंचा, अब यहां से नीचे वाले स्लैब तक, रूम के अंदर इनर वॉल्स तक हीट कैसे ट्रैवल कर रहा होगा? आपने कहा कि यहाँ पे तो भैया रेडिएशन हो रहा है, ये तो रेडिएशन से हीट ट्रैवल कर रहा है, और इसके बाद यहाँ पे डेफिनेटली कंडक्शन हो रहा होगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल छत के खुद मूव नहीं कर रहे होंगे, पार्टिकल से हीट एक दूसरे के थ्रू होते हुए अंदर आई होगी। और वैसे ही ये अपने रूम की जो दीवारें भी है, यहाँ पे जो सन की लाइट पहुंची थी, तो इसके अंदर भी कैसे पहुंचा? कंडक्शन के थ्रू। और उसके बाद यहाँ बैठे इंसान को वो हीट फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसके कांटेक्ट में जो एयर इस वॉल के कांटेक्ट में आएगा तो ये गर्म हो जाएगा, और ये गर्म होके हॉट एयर इधर उधर ट्रैवल करना शुरू होगा और इस रूम का टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो यानी कि रूम के अंदर जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो एयर के थ्रू हो रहा है, और इसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं।
तो आई होप इट इज क्लियर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। लैंड ब्रीजेस एंड सी ब्रीजेस, तो जो लोग कोस्टल रीजन में रहते हैं वो लोग इस फिनोमेना को ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाते हैं, क्योंकि कोस्टल रीजन में क्या होता है कि डे टाइम में अगर आप ओशन के साइड पे खड़े होंगे तो यू विल फील कि जो एयर का डायरेक्शन है, जो विंड का डायरेक्शन है, वो फ्रॉम सी से लैंड की तरफ चल रहा होता है, और ड्यूरिंग नाइट टाइम जो एयर का डायरेक्शन है वो रिवर्स होके लैंड टू सी की तरफ जाता है, जिसको लैंड ब्रीजेस एंड सी ब्रीजेस बोलते हैं। बट ऐसे रट्टाफिकेशन से नहीं होगा, लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है, कि उसके पीछे आखिर रीजन क्या है। जैसे अगर हम यहाँ नॉन कोस्टल रीजन में अगर अपन रहते हैं, तब हम ये फील नहीं करते, हमें कोई पता नहीं है कि दिन के टाइम में किधर से एयर चल रहा है, रात के टाइम में किधर से एयर चल रहा है। तो लेकिन कोस्टल रीजन में ऐसा होने के पीछे रीजन है, और क्या रीजन है अभी उसको समझते हैं एक बार। डे टाइम में क्या होता है कि ये अपना ओशन है, लेट्स से ये ओशन है, एंड ये हमारा लैंड एरिया है, थोड़ा राइज करता हुआ ये लैंड एरिया है, और ये अपना सूरज भगवान अपने रोशनी बिखेरते हुए। तो डे टाइम में जब यहाँ से सनलाइट आती है और हीट आता है, तो ये लैंड पे भी स्ट्राइक करता है, ओशन पे भी स्ट्राइक करता है इक्वल अमाउंट में। बट जो हमारा लैंड एरिया है, चूंकि ये गुड कंडक्टर है कंपैरेटिवली, इट्स अ कंडक्टर, तो ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। इनफैक्ट कंपैरेटिव टू ओशन, ओशन अभी आप अगर लाइक सुबह सुबह 8-9 बजे को धूप आ गई तो 12-1-2 बजे तक जाके गर्म होगा, जबकि जो अपना लैंड है वो मॉर्निंग आवर्स में ही गर्म हो जाता है। तो यानी कि जो अपना लैंड एरिया है, इट्स अ गुड कंडक्टर, वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है और ओशन को गर्म होने में टाइम लगता है। तो जिसकी वजह से लैंड के आसपास का जो एयर है, इसके आसपास की जो एयर है, ये कंपैरेटिवली हॉटर होती है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे होती है, और ओशन के आसपास की जो एयर है ये लो टेम्परेचर पे है, तो ये कोल्डर होते हैं। और जब ये तो हमने पहले ही इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है कि जो हॉट एयर होती है वो उसकी डेंसिटी कम होती है, और उसकी डेंसिटी कम होने से यानी कि वो हल्की होती है, तो ये हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करने लग जाती है। तो जब ये हॉट एयर राइज कर जाएगा वहां से वापस एक बार रिवाइज कराता हूँ, वो क्या रहा है कि जो लैंड एरिया है वो अच्छा कंडक्टर है, तो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। हीट होने की वजह से वहां के आसपास की जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी और फिर वो ऊपर जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो हल्की होती है। तो जैसे ही वहां से एयर ऊपर जाएगा, यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि वहां से एयर रिमूव होने की वजह से एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, एयर प्रेशर कम हो जाएगा, और यहाँ पे कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है एयर का, जो ओशन साइड है यहाँ पे एयर का जो प्रेशर है वो कंपैरेटिवली हाई है, तो विंड अपने आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करने लगेगा। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, एयर जब भी मूव करता है तो इट मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो ये अपने विंड का डायरेक्शन है, जो कि क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ये सी से लैंड की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग सी ब्रीजेस बोलते हैं, इसी को हम लोग सी ब्रीजेस बोलते हैं, सी ब्रीजेस बोलते हैं। तो अभी हमने जो देखा वो सी ब्रीजेस था। एक बार और अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। तो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट लैंड ब्रीजेस। लैंड ब्रीजेस ये यूजुअली ड्यूरिंग नाइट टाइम ब्लो करता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, यानी कि रात को अगर हम बीचेस पे घूमने जाएं तो हमें लैंड से सी की तरफ एयर मूव करते हुए, विंड मूव करते हुए नजर आएगी। रीजन क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर रीजन है। अगर आपको लैंड ब्रिजेस सी ब्रिजेस समझ में आया था तो लैंड ब्रिजेस भी समझ में आएगा कि ये अपना फिर से सी है या ओशन, ये लैंड एरिया है। अब चूंकि लैंड अच्छा कंडक्टर है तो वो जल्दी गर्म होता है, तो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। और सी यानी कि जो वाटर है वो अच्छा, इट्स नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर,
तो वो जितने मतलब कंडक्टर, इस बार बार मैं जब कंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो इस चैप्टर में मेरा मतलब है थर्मल कंडक्टिविटी से हीट को कंडक्ट करने, जिसकी जो कि हमें पता है कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन के थ्रू हीट कंडक्ट हो सकता है। तो ये जो अपना सी है, इट्स अ पुअर कंडक्टर। तो ये एक बार गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो जैसे जैसे रात होता है, शाम होती है, सूरज ढलने के बाद से जब टेम्परेचर कम होने लगता है तो लैंड का टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो जाता है, इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो जाता है, जबकि सी का टेम्परेचर आसानी से जल्दी कम नहीं होता है। तो यहाँ पे इसके आसपास की जो एयर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म होती है। सी रीजन की जो एयर होती है, अब ये हॉटर है, एंड ये जो लैंड रीजन का एयर है ये कोल्डर है। तो ये हॉट एयर जिसकी डेंसिटी ऑब्वियसली कम होती है, तो हॉट एयर की टेंडेंसी है इट राइजेज अप, हॉट एयर राइजेज अप। एंड जब हॉट एयर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो कोस्टल रीजन पे यानी कि लैंड से जहां पे हाई प्रेशर एयर है, ये हाई प्रेशर एयर लो प्रेशर की तरफ यानी उस स्पेस को फिल करने के लिए ब्लो करने लगेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज, जो कि क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि लैंड से सी की तरफ मूव कर रहा है। अगर डेफिनेशन लिखना हो तो वी कैन राइट कि ड्यूरिंग नाइट टाइम द एयर ब्लोज फ्रॉम during night time the air blows from land to sea due to the pressure difference and is called land breezes. And during daytime the wind blows from sea to sea to land and is called sea breezes. रीजन क्या है, हमें जब भी अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आए, लैंड ब्रीजेस सी ब्रीजेस आए, अगर हमने ये फ्लो चार्ट, ये डायग्राम बना के लिख दिया तो डेफिनेटली हमारा नंबर पूरे मिलने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ पे लो प्रेशर है। एंड रिवीजन करने की भी बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि इस तरह से अगर आप फिगर बना के ढंग से समझते हैं तो आप कभी दोबारा लैंड ब्रिजेज एंड सी ब्रिजेज में कुछ याद रखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चैप्टर के एंड में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आए जा सकते हैं। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि why handle of pressure cooker is covered with plastic, differentiate between conduction, convection and radiation, why is mercury used in thermometer, मतलब इतने सारे हम पानी, इतने सारे फ्लूइड्स हैं, वाटर भी यूज कर सकते थे बट थर्मोमीटर में मरकरी ही क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, जो कि क्लियरली मैंने बताया है कि हाई डेंसिटी की वजह से। डिफरेंशिएट बिटवीन लैंड ब्रीजेज एंड सी ब्रीजेज एंड हाउ वाटर गेट्स हीटेड व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम, एंड ये भी हमने डिस्कस करा हुआ है, कन्वेक्शन इज द रीजन। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन इसमें से समझ नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम पीओवी से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी अगर कोई इसमें से कुछ भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट देयर। और चैप्टर के स्टार्ट में अब टाइम आ गया है उस क्वेश्चन का आंसर जानने का, जो चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपसे पूछा था कि एक पार्क में अगर 2 अलग अलग बेंचेस रखें, इट्स अ हॉट समर डे, और एक वुडन चेयर है, वुडन बेंच है और दूसरा आयरन बेंच है, तो ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा? तो इसका आंसर है किसी का भी नहीं, दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि अगर सेम सनलाइट में सेम सराउंडिंग टेम्परेचर पे दोनों रखे हुए हैं तो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग कैसे हो सकता है? जो वुडन बेंच होता है वो हमें फील कम टेम्परेचर पे होता है, बिकॉज इट्स अ पुअर कंडक्टर, वो हीट को जल्दी जल्दी कंडक्ट नहीं करता है। तो ही चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि हम सिर्फ अपने टच पे रिलायबल नहीं हो सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, कौन से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है। तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर सेम सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट रखे होंगे सबका टेम्परेचर सेम होगा, अदरवाइज हीट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक, और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडीज का, दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो बाय रहेगा, अगली क्लास में अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे।